ऑलराइट गाइज, सो एज वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरा इनकम एंड अदर गोल्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को डेवलपमेंट करने के लिए जो उसका बेसिक क्राइटेरिया है वो इनकम होता है, लेकिन इनकम के साथ साथ कुछ अदर गोल्स भी होते हैं जो एक पर्सन, जो एक इंडिविजुअल जो है कि पाना चाहता है अपनी लाइफ में। जैसे अदर गोल्स का हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी एक पर्सन रिकॉग्निशन पाना चाहता है, रिकॉग्निशन का मतलब अपनी पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट पाना चाहता है, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये अदर गोल्स हैं जो एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी से कि उसको ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। इसके बाद जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं 2, पहला नेशनल डेवलपमेंट, आपकी बुक का ही टॉपिक है, और इसके आगे का एक टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज। तो अगर मैं नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक पे आपसे बात करूं, जिसे हिंदी में हम राष्ट्र विकास के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी ब्रॉडर टर्म है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास, और राष्ट्र का विकास कैसे किया जा सकता है या कैसे होगा। तो पहले तो अगर इस पे मैं बात करूं तो जो कुछ क्वेश्चंस पिछले सेशंस में खड़े हुए थे कि एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहता है, क्या सारे के सारे लोगों को डेवलपमेंट इक्वल ही वो लोग डेवलप कर पा रहे हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को, क्या सोसाइटी में सारे के सारे इंडिविजुअल अलग अपनी एक जैसी पहचान बनाए हैं? नहीं। जैसे अगर मैं तुमसे ट्रुथ पे बात करूं तो एक रिक्शा चलाने वाले आदमी की उतनी इज्जत नहीं है जितनी एक डॉक्टर की है, ठीक है, एक मजदूर की उतनी इज्जत नहीं है जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, एक इंजीनियर की है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव है, और भेदभाव का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो जो रिक्शा चलाने वाला पर्सन है या वो जो मजदूर है उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स उसके पास एब्सेंट है जो एक इंजीनियर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक डॉक्टर, जो एक अलग अदर तरह के प्रोफेशंस के पास है, जो एक बिजनेसमैन के पास है। इस तरह की स्किल्स उसके पास नहीं है, तो लोग उतनी ज़्यादा जो है कि इक्विवेलेंट उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो क्या डेवलपमेंट का सिर्फ ये पर्पस है कि कुछ लोग ही सोसाइटी में डेवलप करें, है कि नहीं? ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि राष्ट्र विकास का मतलब कि सारे के सारे लोगों का ही डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट शुड बी ऑन द देयर शुड बी इक्वल डेवलपमेंट, आइदर ऑन द आर्थिक बेसिस पे यानी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, या जिसे फाइनेंशियल सिचुएशन भी कहते हैं, या जिसे हम सामाजिक बात करें अगर सोशल डेवलपमेंट की, तो उस बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, हर एक बेसिस पे क्या हर एक भारत का नागरिक या क्या हर एक किसी भी कंट्री के लोग उतने ज़्यादा इक्वल डेवलप्ड हैं? ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठते हैं। तो एक तो राष्ट्र विकास में इन सारे क्वेश्चंस को खोजना, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है, और दूसरी चीज़ें कि राष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो जब इंडिविजुअल डेवलप करेगा तो वो ऑटोमेटिक राष्ट्र का विकास करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी कंट्री, और आपको पता है कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, एंड इन टाइम्स टू कम वी कैन बी द फर्स्ट कंट्री विच विल हैव द हायर पॉपुलेशन। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में जो डेटा दिख रहा है कि भारत की पॉपुलेशन चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ऐसा संभावना है कि भारत जो है कि प्रथम विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगा। लेकिन पॉपुलेटेड कंट्री का मतलब कि क्या सारे के सारे जितने लोग हमारे भारत में हैं ये इक्वली डेवलप्ड करेंगे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं है। तो अगर मान लीजिए कि जितने भी इंडिविजुअल्स हमारी कंट्री में हैं, जितने भी लोग हैं, अगर ये इंडिविजुअल खुद ही अपना डेवलपमेंट करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, तो इनका ही डेवलपमेंट मिला के कहीं ना कहीं क्या है, नेशनल डेवलपमेंट या कंट्री का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हर एक इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, या कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो उसको डेवलप करने में मदद नहीं कर पाती हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का विकास उतने तेज़ी से नहीं हो पाएगा। हमारी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे जीडीपी कहते हैं वो उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, और राष्ट्र विकास में क्या सारी चीज़ें हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि आप एजुकेशन लाइन में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर मैं बात करूँ ना तो 2 तरह का होता है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर मैं लिख ही दे रहा हूँ आपके लिए, वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जो बिजनेस से टर्म्स रिलेटेड हैं,
ट्रेड से रिलेटेड हैं, व्यापार से रिलेटेड हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ये सब कुछ जो है कि क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एडुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं बेसिकली, ठीक है, ये सेवा जो है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ आपका क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रैपिड होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, ठीक है। और कंट्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन इस डेवलपमेंट की ओर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें क्या है, प्रमोट होती हैं। ये खुल के आगे आएगा। अगर इंडिविजुअल खुद अपना डेवलपमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्री के डेवलपमेंट में खुद ब खुद अपना कंट्रीब्यूशन देगा। चलिए, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स, नेशन और कंट्री। डिफरेंट स्टेट को या डिफरेंट कंट्रीज़ को हम कैसे कंपेयर करें। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने टॉपिक पढ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की जो अब हम पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस टॉपिक में जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, बगल में आपको पता है कि यहाँ पे चाइना है, फिर इधर आपको पता है कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश है। हेयर वी नो इट इज श्रीलंका, हेयर इट इज द एरिया ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, दिस इज नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। हेयर इट इज मालदीव, बे ऑफ अरेबियन सी के कुछ इधर लक्षद्वीप आइलैंड के इधर। तो ये जो आपकी नेबर कंट्रीज़ है या और भी जो दुनिया भर में कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करिए जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जितनी कंट्रीज़ हैं, एशिया महाद्वीप में ही जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं एशिया महाद्वीप में, और भी जो कंट्रीज़ हैं, तो इन कंट्रीज़ या फिर किसी एक कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच का हम किस तरह से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है कि ज़्यादा रिच है इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फर्टाइल कंट्री है इन कंपैरिजन टू असम। असम में ज़्यादा से ज़्यादा टी प्रोडक्शन कैसे होता है इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स को, हाँ, दिल्ली सरकार जो है कि एजुकेशन के लिए अच्छा काम की है, बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, आपको पता होगा या आप उससे अपडेट रहिए। अभी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उस पर भी कभी बात करेंगे हम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे कैसे अंतर है। अब जैसे आप ही को कंपैरिजन करना हो, आप ही की एनसीईआरटी लाइन की बात बता रहे हैं, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई मित्र है तो उससे आप अलग होंगे, आपका बिहेवियर उससे अलग होगा, आपका नेचर उससे अलग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अलग होगी। क्लास में जितने बच्चे हैं तो सबका बिहेवियर, सबका नेचर कहीं ना कहीं अलग होता है, किसी न किसी बेसिस पे अलग होता है। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपैरिजन करने के लिए कुछ आपका मूलभूत डेटा होते हैं या मूलभूत कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसी में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इनकम है। अब इनकम को किस बेसिस पे देखेंगे कि अगर किसी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री की मान लीजिए इनकम आपकी 23,000 करोड़ रुपए है और पाकिस्तान की इनकम मान लो कि 12,000 करोड़ रुपए है, तो कह सकते हैं कि भारत जो है कि एक अमीर देश है पाकिस्तान की तुलना में। या अगर पाकिस्तान की इनकम 12,000 करोड़ है और केनिया जैसे देश की इनकम 100 करोड़ भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि केनिया एक गरीब देश है, राष्ट्र कह सकते हैं। इनकम के बेसिस पे एक तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट नेशंस को। इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, and Maharashtra is an industrial based state, so if it is more rich than Uttar Pradesh in terms of industries, so the reason behind is कि Maharashtra has Maharashtra export more goods and services in comparison to Uttar Pradesh, as there is no industrial areas located in Uttar Pradesh, ठीक है। अब तो शुगर केन भी जो प्रोड्यूस होता है यूपी में, वो भी महाराष्ट्र की ओर ही जा रहा है फाइनल गुड्स बनने की ओर। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ इनकम है। अच्छा, इनकम की मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी में डेटा नीचे दिया हुआ है 2004 के हिसाब से, या कुछ अपडेटेड किताब होंगी तो उसके आगे भी डेटा दिया है। 2004 के हिसाब से एक डेटा दिया है कि जिस भी कंट्रीज़ की इनकम 4,53,000 करोड़ आई थिंक या लाख ऐसे वैल्यू दिया है, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, इससे ज़्यादा अगर इनकम है तो वो कंट्री रिच कंट्री मानी जाती हैं, और अगर इस इनकम से कम इनकम है तो वो कंट्री क्या है, पुअर कंट्रीज मानी जाएगी। तो भारत का अगर डेटा निकाला गया तो ये पाएगा कि इंडिया इज़
in the middle section, or it is quite poor country in comparison to income. और इनकम ये भी कौन सी इनकम है, तो ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम को ही बेटा हम एवरेज इनकम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम एवरेज इनकम के भी नाम से जानते हैं। एवरेज इनकम का मतलब कि औसत आय, एक आदमी की आय कितनी है। जैसे अगर मान लो कि 5 लोग हैं, A B C D E, ठीक है, और A B C D E, ठीक है। A ने कमाया 500 रुपये, B ने भी 500, C ने 500, D ने 500 और E ने 20,000। ये इनकी इनकम है। तो अब टोटल इनकम देखेंगे तब तो ये 22,000 रुपये हो जाएगी। 22,000 रुपये 5 लोगों के द्वारा अगर कमाया गया है तो ये इनकी टोटल इनकम है। लेकिन जब आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो आपको एवरेज इनकम निकलती है कि एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। तो एक आदमी की इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसिडरेबली क्या है, कम है। इसका फॉर्मूला भी होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट कंट्री। ये फॉर्मूला होता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालने का। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे या इनकम के बेसिस पे, दोनों के ही दोनों बेसिस पे किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन को कंपेयर किया जाता है। अब इंडिया जैसी कंट्री को पुअर मैं इस बेसिस पे कहा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। बिल्कुल भी इक्वल का होने का मतलब, अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये लगभग 500 रुपये ही सब लोग कमा रहे हैं, मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं आप कर सकते हैं। इसको 510 रुपये कर दो, इसको 520 कर दो, इसको 490 कर दो, इसको 505 कर दो। मतलब ये लगभग 500 के आसपास कमाते हैं 4 लोग, और ये अकेला बंदा 20,000 रुपये कमाता है। तो कहीं ना कहीं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक फ़ोटो दिया होगा, उसी पेज पे, जिस पेज में कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थियरी, उस पर एक चेयर बनी होगी, ठीक है। और चेयर पे 4 लोग आराम से 4 लोग जो कि एडजस्ट करके कैसे भी बैठे हुए, और एक आदमी बड़े आराम से लेट के बैठा हुआ है। यही अंतर है, ठीक है। ये अंतर है कि एक आदमी तो बहुत लाभ कमा रहा है, बहुत अमीर है, लेकिन बाकी 4 लोग की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगेगा कि 4-5 लोग मिलकर 22,000 कमा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप डेटा पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम पे जाओगे ना, तो पता चलेगा कि 4 लोग की स्थिति खराब है, वास्तव में एक ही लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। यही अगर मैं एग्जांपल लूँ, इन दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए A1, B1, C डैश, D डैश, D1 और E डैश। अब इनकी इनकम की बात कर लूँ, ये 10,000 रुपये कमाते हैं, ये जो है कि 12,000 रुपये कमाते हैं, ये 15,000 रुपये कमाते हैं, ये 8,000 रुपये कमाते हैं, और ये 11,500 रुपये कमाते हैं। तो अब इस तरह का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होगा, और अच्छा होने का रीज़न क्या होगा कि देयर इज एन equal distribution of income between the peoples. So if there will be an equal distribution of income, all the people will start demanding goods and services equal, and as they will demand the goods and services, they will earn the income, and as they will earn the income, they are successfully, they will be eradicating their poverty also, and they will be contributing in the gross national or gross domestic product. ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे छोटे से 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो भी मैं आपको करा देता हूँ।